तो ये हमारे ज्योग्राफी के 500 MCQ सीरीज़ का 5th लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बेसिकली मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ज्योग्राफी ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग MCQ वाइज, चैप्टर वाइज MCQ, क्योंकि ज्योग्राफी जो है बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट है एंड उसमें करंट का इंटीग्रेशन बहुत लेस लाइकली होता है। तो अगर आपने NCERT अच्छे से कवर कर रखी है एंड उसके चैप्टर वाइज MCQ लगा रखें तो इसके क्या क्या बेनिफिट है मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि यही बुक हम पर्टिकुलरली क्यों चूज़ किया है हम लोगों ने, ओनली IAS की प्रयास बुकलेट, क्योंकि मैंने 23 और 24 के कुछ क्वेश्चंस के एविडेंसेस आपको दिखाए थे। क्योंकि बुक ये 2023 में ही क्रिएट कर दी गई थी, स्टिल वो 23-24 में भी कुछ सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड लास्टली मैं 2-4 दिन पहले PYQs गो थ्रू कर रहा था, मैंने 2025 का PYQ गो थ्रू कर रहा था, तो मैंने देखा एक क्वेश्चन आया हुआ था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। एंड फिर मुझे याद है कि ये लेक्चर में मैंने सेकंड लेक्चर में ये टॉपिक कवर किया था। फिर मैंने वो क्वेश्चन जब मैच किया तो वो ये क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 का क्वेश्चन है ये, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फिनोमिना के रिगार्डिंग। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कि एंशिएंट रॉक्स जो हैं ब्राज़ीलियन कोस्ट पे, मतलब अक्रॉस द ओशन सेम रॉक्स मैच कर रही हैं, तो ये स्टेटमेंट था। दूसरा गोल्ड के डिपॉजिट्स घाना में, ये स्टेटमेंट था। तीसरा ये स्टेटमेंट था गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये मैंने सेकेंड लेक्चर में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2025 का है। मैंने आपको 23-24 के एविडेंसेस दिखाए थे एंड 2025 में भी इस बुकलेट से ये सवाल आया हुआ था। अभी तक क्योंकि हमने 3-4 लेक्चर कवर किए हैं, अभी मेजर पार्ट आना बाकी है, जैसे मानसून वगैरह हो गया, तो उन सबसे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ये क्वेश्चन था। आप देखिए सेम क्वेश्चन, वर्बैटिम सेम है, बट ये इसमें जो सदर्न हेमिस्फीयर वाली जो बात है ये नदर्न हेमिस्फीयर करके यहाँ पे लिखा हुआ था और ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको ये यहीं से मिलेगा, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम लाइन NCERT में भी मेंशन है, सेम टू सेम यही मेंशन है, 6 डिफरेंट लैंड मास ऑफ दिस सदर्न हेमिस्फीयर। बट आप अगर वहाँ एग्जाम में बैठे होंगे और आपको ये नंबर दिखेगा, डायरेक्शन दिखेगी सदर्न हेमिस्फीयर, तो वहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा कि शायद ये सदर्न को नदर्न कर दिया गया हो, 6 की जगह 7 हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ये गलत कर देंगे। बट अगर आपने ये MCQ में कहीं गलत कर रखा है या कहीं सॉल्व कर रखा है, जैसे मैंने ये नदर्न हेमिस्फीयर इसको सॉल्व कर रखा था, तो मुझे याद था कि ये नदर्न नहीं था, सदर्न है। और मैंने इस लेक्चर में यहाँ पे बताया भी था कि ये 6 काउंटर पार्ट्स में है, तो मुझे याद था ये, तो उसकी वजह से ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैप्टर वाइज MCQ का बहुत बेनिफिट है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि ये हम लोग इसको जो फॉलो कर रहे हैं तो ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ कि मुझे भी एग्ज़ाम में हेल्प करता है ये। तो इसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी। अगर आपके लिए भी हेल्पफुल है तो ट्राई करिए, कोऑपरेट करिए। अगर क्वेश्चंस मैं आपको 2-4 दे रहा हूँ होमवर्क के लिए तो उनको सॉल्व करके एटलीस्ट आंसर बताइए। आप नहीं भी देते हैं स्टिल मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बोल देता हूँ कि सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। ये आप पर डिपेंड करता है, फॉलो करिए अच्छे से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर से, हमारा जो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो से है रिलेटेड। इसमें पहला स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कोर ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस ओनली कंप्रेशनल सीज्मिक वेव। अब ये कह रहा है कि जो अर्थ का कोर है वो सिर्फ कंप्रेशनल सीज्मिक वेव्स को एक्सपीरियंस करता है। अब कोर जो है अर्थ का, मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको बताऊँगा। जैसे ये अर्थ हो गई हमारी और ये उसका आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर हो गया। तो हमारा जो आउटर कोर है ये लिक्विड है, इनर कोर हमारा सॉलिड है। और आपने पढ़ा है कि सीज्मिक वेव्स जो होती हैं, जिसमें कि मोस्टली बॉडी वेव्स को अगर आप ले लें तो P वेव और S वेव होती हैं। S वेव जो होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में ही मूव कर सकती हैं, तो इस वजह से S वेव जो होती हैं वो आउटर कोर में इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, आउटर कोर को पार नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से इस पर सिर्फ P वेव ही आउटर कोर को हमारे पार करती हैं। तो और P वेव का जो फॉर्म होता है वो मोस्टली क्या होता है कि साउंड वेव के तरीके से होता है, तो इसीलिए वो कंप्रेशनल फोर्स के तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा इस वजह से सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द शैडो जोन ऑफ P वेव इज़ बिगर देन S वेव। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए कि S वेव यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो इसका S वेव का शैडो जोन ज़्यादा होगा ना। ये P वेव तो यहाँ भी आ जाएगी, तो ये S वेव का शैडो जोन ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो जाएगा।
सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो A1 इज़ करेक्ट, A1 ओनली। फिर सेकंड क्वेश्चन पे अगर आए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द सीज्मिक वेव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि डीपर द फोकस ऑफ एन अर्थक्विक द स्ट्रॉन्गर द सरफेस वेव इज। अब ये कह रहा है कि अर्थक्विक का फोकस जितना डीप होगा उतना ज़्यादा ही सरफेस वेव स्ट्रांग होंगी। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एक सैलो अर्थक्विक होता है, एक डीप अर्थक्विक होता है। सैलो अर्थक्विक वही हमारा 0 से लगभग 30 किलोमीटर के विदिन रेंज में अगर अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी रिलीज होती है तो उसको सैलो अर्थक्विक बोलते हैं। उसके बाद उसको डीप अर्थक्विक बोलते हैं। सैलो अर्थक्विक जो होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे पास में ही एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो जहाँ पे पास में एनर्जी रिलीज होगी तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा एज़ कम्पेयर टू डीप में अगर हो। तो सरफेस वेव जो हमारी होती हैं डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, यू ऑल नो। तो इस वजह से ये डीपर अर्थक्विक नहीं होना चाहिए, ये शैलो अर्थक्विक जो होगा तो वो उसकी स्ट्रॉन्गर सरफेस वेव होंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द एब्सेंस ऑफ पी वेव बिटवीन 104 डिग्री एंड 140 डिग्री लेड टू द डिडक्शन दैट अर्थ हैज़ अ लिक्विड आउटर कोर। अभी कह रहा है कि पी वेव और एस वेव जो होती हैं 104 से 140 डिग्री के बीच में एब्सेंट रहती हैं। अब यही मैंने बताया था आपको, ये 104 होता है, ये 140 होता है, ठीक है। तो ये एस वेव एब्सेंट रहती हैं, ठीक है। एस वेव ही नहीं मूव कर पाती है ना लिक्विड में, एस वेव सिर्फ सॉलिड में मूव करती हैं। तो इस वजह से पता चलता है कि एस वेव नहीं मूव कर पाने की वजह से हमारा अर्थक्वेक का जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर टू, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, मैं 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। होमवर्क क्या, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा क्योंकि ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर रखा है, तो ट्राई करिएगा कि आंसर दीजिएगा मुझे इसका। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये आप करिएगा क्योंकि ये स्ट्रेटो वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसी बेसिस पे आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थक्वेक इज अ डायस्ट्रॉफिक इवेंट। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डायस्ट्रॉफिक और कैटास्ट्रॉफिक का डिफरेंस, कैटास्ट्रॉफिक और डायस्ट्रॉफिक का डिफरेंस, ठीक है। डायस्ट्रॉफिक जो होता है ये ग्रेजुअल और स्लो मूवमेंट ऑफ अर्थ का जो इंटीरियर होता है, ठीक है, ग्रेजुअल होता है ये। और जो कैटास्ट्रॉफिक होता है वो बहुत तेज मूवमेंट जब होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ जो फोल्डिंग या फॉल्टिंग फ्रैक्चरिंग जो होता है वो बहुत स्पीड में जब होता है तो उसको हम कैटास्ट्रॉफी इवेंट बोलते हैं। जैसे इसमें आपका अर्थक्वेक और वोल्केनो आता है। और डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो होता है वो बहुत ग्रेजुअल होता है और स्लो मूवमेंट होता है। तो अर्थक्वेक जो है इस हिसाब से हमारा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ। ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है, नॉट डायस्ट्रॉफिक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि ऑफ द सरफेस वेव रेलिक वेव इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव एंड इट प्रोड्यूसेस इंटायरली हॉरिजॉन्टल मोशन। अब ये कह रहा है कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी वेव 2 टाइप का होता है, पी वेव एंड एस वेव। सिमिलरली सरफेस वेव वो होता है जब बॉडी वेव सरफेस पे आके हिट करती हैं तो उनको सरफेस वेव बोलते हैं। अब ये सरफेस वेव 2 टाइप का होता है, रेली वेव एंड लव वेव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो रेलिक वेव होता है ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इवन ये जो लव वेव होता है ये मूवमेंट इसका फास्टर होता है बट डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा रेलिक वेव होता है, क्योंकि मतलब ये जो इंटायरली हॉरिजॉन्टल मोशन इसका होता है इस वजह से ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है। तो इस वजह से इसको याद भी रखेंगे आप कि रेलिक वेव जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पी वेव और एस वेव में फास्टर कौन सा है, सरफेस पे पहले कौन पहुंचता है। तो शायद पूछ ले कि रेलिक वेव और लव वेव में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ हमारा आंसर हो जाएगा बी, टू ओनली। अब ये अर्थक्वेक साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसको भी हम छोड़ेंगे। अगर आपको आंसर देना हो तो इसको आप आंसर दे दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अर्थक्वेक मेज़र करने की जो स्केल्स हैं इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, 1-2 बार क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा फैक्ट वाइज। पहला क्या कह रहा है कि रिक्टर स्केल और द मैग्नीट्यूड स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। अब ये कह रहा है जो रिक्टर स्केल होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द डैमेज को मेज़र करता है, डैमेज मेज़र करता है कि कितना डैमेज हुआ।
और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मर्कली जो स्केल होती है वो इंटेंसिटी मेजर करती है कि कितनी इंटेंसिटी से एनर्जी रिलीज हुई है अर्थक्वेक पे, अर्थक्वेक के दौरान। ठीक है, तो ये इसमें उसको अपोजिट कर दिया गया है। रिक्टर स्केल जो होता है, रिक्टर स्केल का मेन काम होता है कि फोकस पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, रिलीज ऑफ एनर्जी को रिक्टर स्केल मेजर करता है। एंड मर्कली स्केल जो होता है ये हमारा कितना डैमेज हुआ है सरफेस पे उसको वो मेज़र करता है। तो मर्कली स्केल इंटेंसिटी ऑफ डैमेज को मेजर करता है एंड रिक्टर स्केल हमारा एनर्जी रिलीज के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। तो ये हमारा दोनों इंटरचेंज हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि रिक्टर स्केल हैज़ अ वेरिएशन ऑफ 1 to 10 वाइल द मर्कली स्केल हैज़ अ वेरिएशन ऑफ 1 to 12। ठीक है, तो अब ये रिक्टर स्केल का वेरिएशन जो कह रहा है ये 1 to 10 नहीं होता है, ये 0 to 10 होता है। एंड ये लॉगरिदमिक होता है, मतलब अगर 0 से 1 जाएगा तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 से 2 जाएगा तो और ज़्यादा गुना इंक्रीज़ हो जाएगा। ये नहीं होगा कि मान लीजिए 0 से 1 पे अगर 100 गुना इंक्रीज़ हो रहा है मान लीजिए, तो 100 से मतलब 1 से 2 या 3 जाने पे 100 से 150 गुना हो जाएगा वो स्पीड, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि रिक्टर स्केल का वेरिएशन 0 to 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये अर्थक्वेक जोन्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बुकलेट पुरानी है 2023 की, क्योंकि अभी 2026 में अर्थक्वेक के जोन्स को रिवाइज़ किया गया है, तो हाल ही में उसके 6 जोन बना दिए गए हैं। तो इसको आप मतलब वहीं से करंट अफेयर से कवर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब रेलिवेंट नहीं है। इसमें 4-5 जून की बात करी गई है, अब करंट अभी रिवीजन हुआ है तो उसमें 6 जून कर दिए गए। तो ये क्वेश्चन मतलब अब आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रिगार्डिंग सुनामी। तो पहला क्या कह रहा है, सुनामी के रिगार्डिंग हमारा पहला स्टेटमेंट है कि सुनामी वेव जो होती हैं ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन द वाटर, फास्टर इन डीप वाटर, स्लोअर इन सैलो वाटर। कह रहा है कि जो सुनामी की वेव्स होती हैं वो डीप वाटर में तेज़ी से मूव करती हैं और शैलो वाटर में जो अपर मतलब वाटर ले लीजिए आप, जहाँ छिछला पानी होता है वहाँ पे कम स्पीड में मूव करती हैं, स्पीड उनकी कम होती है। तो ये एकदम फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है और इसको आप याद भी रखेंगे, क्योंकि जनरली ये होता है कि जो डीप वाटर होता है उस अगर आप ओशन करंट के हिसाब से देखेंगे तो डीप वाटर करंट जो होती हैं वो बहुत स्लो मूव करती हैं, बहुत सालों साल लग जाता है तो वो 5-6-10 किलोमीटर कहीं मूव कर पाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर ऊपर से होता है। बट इन केस ऑफ सुनामी जो डीप वाटर जो हमारी वेव्स होती हैं वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है पहला स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारा सही भी है। एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ सुनामी वेव्स इज मोर इन डीप वाटर देन इन सैलो वाटर। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये कह रहा है कि डीप वाटर में ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है एंड शैलो वाटर में कम। तो ये तो उल्टा हो गया ना, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारी। तो हमारा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट इज़ ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हॉट स्प्रिंग गीजर्स एंड फ्यूमरोल्स के बारे में है। अब थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ हॉट स्प्रिंग के बारे में। हॉट स्प्रिंग जो होता है इसमें जब हमारे ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड में वाटर है वो जब हीटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी, फिर वो रिलीज होता है बाहर। ठीक है, तो उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। जहाँ पे कहीं पे भी अगर रिलीज होता है इस तरीके से तो उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। जैसे ताता पानी हमने पढ़ा है कि एक हॉट स्प्रिंग है हमारे इंडिया में। दूसरा गीजर्स को अगर ले लें तो गीजर्स में क्या होता है कि गीजर्स में होता है कि सडन मतलब मूवमेंट की वजह से अर्थ के इंटीरियर में जो उसका पानी अर्थ के अंदर जो पानी होता है ग्राउंड वाटर में, तो जो स्पेसेस खाली स्पेसेस होते हैं, कैविटीज़ कह सकते हैं उनको, वहाँ पे जाके फिलअप हो जाता है। टर्बुलेंट इजेक्शन होता है, इसका मतलब सडन रिलीज हुआ और पानी अनलीश हो गया कहीं से, फिर वो जाके कैविटीज़ में फिलअप हो गया, तो उसको हम बोलते हैं गीज़र। फ्यूमरोल्स जो होते हैं, फ्यूमरोल्स में जैसे पानी गर्म होता है ना तो उसमें भाप भी निकलती है, तो फ्यूमरोल्स में भाप के साथ साथ गैसेस भी, कुछ सारी गैसेस भी निकलती हैं, तो उसको फ्यूमरोल्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो इतना अब मैंने बता दिया। अब ये शायद क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि हॉट स्प्रिंग गीजर्स फ्यूमरोल डिस्प्ले द रिलीज ऑफ अंडरग्राउंड एनर्जी। तो ये मैंने बताया कि अंडरग्राउंड एनर्जी की वजह से ही पानी गर्म होता है या पानी बाहर आ जाता है या गैसेस भी साथ में बाहर आ जाती हैं। तो ये तो सही हो गया हमारा स्टेटमेंट पहला। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि बोथ गीजर्स एंड फ्यूमरोल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलीज ऑफ स्टीम। अब ये फ्यूमरोल्स, गीजर्स में तो पानी के साथ स्टीम आता ही है, फ्यूमरोल्स में स्टीम भी आता है प्लस गैसेस भी आती हैं, तो रिलीज बाय ऑफ स्टीम तो सही है ये, मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हॉट स्प्रिंग फीचर्स स्प्रिंग हीटेड बाय जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर
वाइल गीजर्स आर स्प्रिंग फीचर्ड बाय टर्बुलेंट इजेक्शन ऑफ वाटर। अब ये तो डिफिनेशन ही मैंने बताई थी आपको ना कि हॉट स्प्रिंग जो होते हैं वो जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर होता है, और जो गीजर्स होते हैं वो टर्बुलेंट इजेक्शन ऑफ वाटर होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से पानी अनलीश हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि गीजर्स शो डिस्टिंक्ट कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया वाइल हॉट स्प्रिंग आर कलरफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका डिपॉजिट्स। अब ये कह रहा है कि गीजर्स में जो कलरफुल उनका वाटर होता है उसमें साइनोबैक्टीरिया होता है, हॉट स्प्रिंग में सिलिका डिपॉजिट्स होता है। तो ये मतलब इंटरचेंज कर दिया गया है, हॉट स्प्रिंग्स में साइनोबैक्टीरिया मिलता है एंड गीजर्स में हमारे सिलिका डिपॉजिट्स होते हैं, इस वजह से डिस्टिंक्ट कलर होता है उनका। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, 4 गलत है, करेक्ट पूछा गया तो 1 2 3 हाँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सफोलिएशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक्सफोलिएशन मतलब टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जब होता है तो उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि एक्सफोलिएशन डोम्स आर लार्ज एंड पॉइंटेड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। एक्सफोलिएशन एक काइंड ऑफ वेदरिंग ही है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बेसिकली होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि डोम्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। अब डोम्स बाय डेफिनेशन राउंड शेप में होते हैं, डोम तो उसी को बोले ना जो राउंड शेप में होगा, पॉइंटेड होगा तो उसको डोम थोड़ी बोलेंगे हम। तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा, पॉइंटेड नहीं होता है, लार्ज होता है और राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन डोम जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, नॉट पॉइंटेड। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि ड्रास्टिक डायरनल टेम्परेचर चेंजेस एड्स द प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन मेकिंग ड्राई क्लाइमेट एंड हाई एलिवेशन मोस्ट इफेक्टिव लोकेशन फॉर एक्सफोलिएशन। अब ये कह रहा है कि जो दिन में या दिन रात में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसके कारण एक्सफोलिएशन जो ड्राई क्लाइमेट और हाइयर एलिवेशन पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ड्राई क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है तो वहाँ पे गर्म भी बहुत ज़्यादा होगा, और जब जैसे रेत का मामला ये होता है ना कि रेत जो होती है ठंडी भी बहुत जल्दी होती है दोपहर में, रात में, और गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाती है दोपहर में, तो टेम्परेचर जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली आप हाइयर एलिवेशन पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और जब धूप आएगी तो ज़्यादा धूप एब्जॉर्ब होगी ना वहाँ पे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है, शटरिंग प्रोड्यूसेस वेरी राउंड पीसेज ऑफ रॉक विद ब्लंट एजेस। शटरिंग एक काइंड ऑफ प्रोसेस है, जब कोई बहुत बड़ा रॉक या कोई बहुत बड़ा बोल्डर, जब उसका कोई, मान लीजिए ये बहुत बड़ा रॉक है, ठीक है, अब इसका कोई एरिया यहाँ पे कोई वीक एरिया था, और इस पर जब कोई मतलब प्रोसेस हुआ या कुछ जिसको झटका कंपन टाइप का इसमें हुआ, तो ये एरिया इसका कट के अलग, क्योंकि वीक था, ये वीक एरिया था, तो ये टूट गया। तो अब ये जब टूटेगा तो ऐसे ज़रूरी थोड़ी कि राउंड शेप में टूटे, ये तो कैसे भी टूट सकता है ना, मतलब मान लीजिए ये ऐसे टूट गया, ये ऐसे टूट गया, या ऐसे टूट गया, तो ये राउंड पीसेस में होना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी शेप में हो सकता है, एंड जनरली जब टूटता है तो ब्लंट एजेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो हेयर ओनली 2 इज़ करेक्ट, तो 2 ओनली इज़ करेक्ट, यहाँ पे ये सही हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एरप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द रिमोट बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया इज द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी हमारा PYQ भी है कि जो बैरन आइलैंड है, ये शायद 2020 इसका PYQ है कि बैरन आइलैंड जो है इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। बैरन आइलैंड हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ओके, देन सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ये याद रखना आप कि बैरन आइलैंड इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि मेडिटेरेनियन रीजन इज द सेकंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटी जोन नेक्स्ट टू द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। अब ये स्टेटमेंट भी फैक्चुअल है, ये याद रखनी है आपको इसका, क्योंकि कोई ऐसे आप ऐसा कुछ बना नहीं सकते हैं, इसको याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको कि मेडिटेरेनियन रीजन जो है सेकंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटी जोन है आफ्टर सर्कम पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर उसके बाद। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर C क्या कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर बेल्ट इज सबडक्शन जोन इन इंटायरली अलॉन्ग इट्स स्ट्रेच। अभी कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर जो है वो इंटायरली सबडक्शन जोन में है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर जो है वहाँ पे सबडक्शन जोन मतलब है,
बट जब आप देखेंगे जो पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट होती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में जो बाउंड्री बनती है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। एंड जो सबडक्शन होता है, तो ये सबडक्शन हमारा होता है जहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। बट वो पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है इसके बीच की जो बाउंड्री है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, ठीक है। तो इंटायरली अलॉन्ग स्ट्रेच तो ये सबडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये गलत अगर इनकरेक्ट हो जाता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सही, मतलब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रिसेंट रिसर्चेस शोज दैट कूलिंग ऑफ पैसिफिक प्लेट इन रिंग ऑफ फायर। ये कह रहा है कि कूल हो रही है जो पैसिफिक प्लेट है रिंग ऑफ फायर में। तो ये हमने मतलब लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था कि अर्थ का रोटेशन जो है स्लो हो रहा है, ऐसा करके स्टेटमेंट 2025 में आया था। तो ऐसी स्टेटमेंट जनरली सही होती हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट मानेंगे, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बस यही याद रखना था कि रिंग ऑफ पैसिफिक जो है इंटायरली सबडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विद रेफरेंस टू द डेन्यूडेशनल प्रोसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये डेन्यूडेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था क्या होता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि वेदरिंग एड्स बोथ इन सॉइल फॉर्मेशन एंड इनरिचमेंट। ये कह रहा है कि वेदरिंग जो होता है सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और सॉइल के इनरिचमेंट में भी हेल्प करता है। तो मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए ये रॉक है और यहाँ पे अगर कुछ मतलब जैसे इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो जब ये इसका वेदरिंग होगा तो ये आसपास के एरिया को भी इनरिच करेगा क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाएंगे जाके, सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है कि वेदरिंग इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। अब ये मास मूवमेंट की बात है, ये भी मैंने सेकंड लेक्चर में आई थिंक बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि मास मूवमेंट जो है उसमें मोस्टली नहीं मेनली ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रहता है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही मास मूवमेंट होता है। मास मूवमेंट मतलब स्लोप के साथ साथ चीज़ का किसी बड़े रॉक का या सॉइल का नीचे आ जाना, उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। तो इसमें ग्रेविटी का ही मेन इन्फ्लुएंस रहता है, ना कि वेदरिंग का कोई रोल रहता है। वेदरिंग एजेंट्स का कोई रोल नहीं रहता है इसमें। तो मतलब वेदरिंग हेल्प कर सकती है बट प्री रिक्विजिट नहीं, ऐसा नहीं कि वेदरिंग नहीं होगी तो मास मूवमेंट नहीं होगा। मास मूवमेंट होगा अगर वेदरिंग नहीं भी होगी तो, क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज कि मास मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स मैंने आपको बताया था कि जैसे विंड हो गया, एयर हो गया, ये सब हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट है। जैसे ग्लेशियर हो गया, ये सब हेल्प करते हैं वेदरिंग में, ठीक है। बट मास मूवमेंट को ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती ना वेदरिंग की, वो तो इंडिपेंडेंट होता है ना वेदरिंग के, वो तो डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। तो इस वजह से ये हमारा ये स्टेटमेंट भी डज नॉट इन्वॉल्व इन, हाँ ये तो सही हो जाएगा ना, डज नॉट इन्वॉल्व इन, हाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्योंकि डायरेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हेयर 1 and 3 ओनली आर करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर ये 13 ये लैंडफॉर्म पे। लैंडफॉर्म वाला चैप्टर मैंने स्किप कराया था, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 3-4 लैंडफॉर्म मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बता दिए थे, वही पढ़ने हैं खाली आपको, और ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है ये लैंडफॉर्म वगैरह के बारे में, क्योंकि मैंने PYQs देखे हैं तो उस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जनरली नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप टाइम लगाएंगे बहुत, क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है लैंडफॉर्म में याद करने को बहुत है, उतना आउटपुट नहीं है उसका। तो इस वजह से मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। एंड ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 ये कास्ट लैंडफॉर्म, मैंने कास्ट आपको बताया था कि लाइमस्टोन जहाँ भी दिखे तो आपको समझ जाना है कि कास्ट टोपोग्राफी की बात होगी। बाकी ये क्वेश्चन भी आप खुद से अटैम्प्ट करना चाहें तो कर लीजिएगा या फिर इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। अभी मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं, जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं, गैसियस प्लैनेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताया था। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं वो शुरुआत के 3 प्लैनेट्स या 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। अब ये जो शुरुआत के 4 प्लैनेट हैं इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जोवियन प्लैनेट्स हैव अ थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये आपको याद रखना है कि जोवियन जो हमारे जैसे जुपिटर हो गया, जुपिटर के बाद जो भी प्लैनेट्स हैं, जुपिटर के बाद वाले प्लैनेट्स, वो उनका एटमॉस्फेयर बहुत थिक होता है, वहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है,
क्योंकि वो गैसियस प्लैनेट है, वहाँ पे सॉलिड सरफेस नहीं है, बट उनका एटमॉस्फेयर जो होता है मोस्टली हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ होता है, एंड थोड़ा बहुत वहाँ पे मीथेन भी मिलता है, वाटर वेपर भी मिलता है, बट मोस्टली जो होता है हीलियम और हाइड्रोजन से बना होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स सो दे आर बिग इन साइज। अभी कह रहे हैं जोवियन प्लैनेट जो हैं वो बाद में बने थे, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की इस वजह से ज़्यादा बड़ा साइज है। ये तो ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब मतलब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन सबका एक साथ में हुआ था ना, बिग बैंग इवेंट के बाद सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन सेम पीरियड में हुआ था, अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये इसका कोई मतलब ये इलॉजिकल इररिलेवेंट स्टेटमेंट है, ये काट दीजिए आप, ये गलत स्टेटमेंट है। तो विद दिस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 इज करेक्ट है, तो डी ओनली, मतलब डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर एंड थिकनेस इज सेम एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ। अभी कह रहा है कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो सारे प्लेसेस पे सेम है। अब ये कैसे हो सकता है, ये मैंने शायद आपको बता भी रखा है कि जैसे जो अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देख लें तो वो ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा कहीं, इसी वजह से आप देखेंगे कहीं कहीं पे वोल्केनो जो होता है बहुत वायलेंटली इरप्ट होता है, क्योंकि वहाँ के क्रस्ट की थिकनेस कम होगी तो वायलेंट इरप्शन होंगे, और जहाँ ज़्यादा थिक होगी वहाँ इरप्शन इतने वायलेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये कहता है कि द मेंटल हैज़ द डेंसिटी हायर देन क्रस्ट एंड द लोअर मेंटल इज लिक्विड इन स्टेट। अब ये कह रहा है जैसे क्रस्ट के बाद मेंटल स्टेट होती है, तो मेंटल में आपने पढ़ा होगा कि अपर मेंटल जो होता है उसको एस्ट्रोनोस्फीयर बोलते हैं, और वो लिक्विड स्टेट में होता है क्योंकि वहाँ पे मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा चैम्बर में जहाँ से मैग्मा मतलब मोल्टेन मैग्मा होता है और फिर वो इरप्ट करता है तो वो लावा हो जाता है, ठीक है। तो लोअर मेंटल इज लिक्विड इन स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा, ये अपर मेंटल इज लिक्विड इन स्टेट, ठीक है, अपर मेंटल लिक्विड है। और ये जो कह रहा है कि द मेंटल हैज़ द हायर डेंसिटी देन द क्रस्ट, ये स्टेटमेंट हमारा इतना सही है कि क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा मेंटल डेंस है, बट ये लोअर मेंटल लिक्विड नहीं, अपर मेंटल लिक्विड है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन। अभी आपने पढ़ा है कि सियाल सीमन, इसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, कि जो कोर है वो निकल और फेरस मिनरल से मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसी वजह से बहुत ज़्यादा डेंस है वो, ठीक, बहुत ज़्यादा हैवी है वो। तो हेयर 1 ओनली 3 इज करेक्ट, ठीक है। सेम एट एनी प्लेस, ये शायद मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं क्या, इसमें शायद ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, क्योंकि 17 का पहला दूसरा तो गलत है। अच्छा, इनकरेक्ट ही पूछा गया, ओके इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 1 and 2 आर करेक्ट। मैं करेक्ट सोच रहा था, तो 1 and 2 आर करेक्ट, इनकरेक्ट है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, शील्ड वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज एंड मोस्टली मेड ऑफ बसाल्ट। अभी कह रहा है कि शील्ड वॉल्केनो जो होते हैं लार्जेस्ट होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ बसाल्ट कह रहा है, ठीक है। अब मैंने शील्ड वॉल्केनो के बारे में आपको बताया भी है कि शील्ड वॉल्केनो जो शील्ड टाइप की बनती है, जैसे अपने यहाँ के डेक्कन ट्राइब जो है शील्ड वॉल्केनो है, क्योंकि लावा यहाँ का जो होता है बेसाल्टिक होता है एंड लेस विस्कस होता है। विस्कोसिटी अगर हाई होती है तो लावा फ्लूइड नहीं होता है, लेस विस्कस होने की वजह से लावा दूर तक के फ्लूइड होने के कारण लावा दूर तक के फैलता है, तो वो शील्ड का शेप बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि काल्डेरा वॉल्केनोज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव वॉल्केनो। अभी काल्डेरा जो होते हैं वो इतने मतलब एक्सप्लोजिव होते हैं कि दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ, इतना ज़्यादा भीषण वहाँ पे वायलेंटली इरप्शन होता है कि वॉल्केनोज में, कि वो वहीं अपनी ही जगह पे कोलैप्स हो जाते हैं, रादर देन फॉर्मिंग एनी स्ट्रक्चर, वो खुद की जगह पे ही कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लावा ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल। कह रहा है कि जो कंपोजिट वॉल्केनो होते हैं उनका लावा जो होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। अब जैसे मैंने कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में आपको बताया था कि इनका जो लावा होता है कूल होता है, मतलब ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से विस्कोसिटी हाई होती है, जब ठंडा हो जाएगा तो विस्कोसिटी हाई हो जाएगी क्योंकि वो फ्लो नहीं कर पाएगा ठंडे होने की वजह से। मैंने चौको लावा का एक आपको
एनालॉजी भी दी थी कि चाकू लावा अगर ठंडा होगा तो उसका जो अंदर का फ्लूइड है वो, मतलब अंदर का जो मटेरियल है वो फ्लूइड नहीं होगा, तो इस वजह से कोल्ड होने की वजह से फ्लूइड नहीं होता है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल और एशेज भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, 1 2 3 ऑल आर द करेक्ट हेयर। तो इसके साथ आंसर हमारा क्या होगा, सी विल बी द आंसर हेयर। तो ये 17 क्वेश्चन थे, ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अगेन फिर से मैं आपको वही दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट वर्बैटिम रिपीट हुए हैं। तो ट्राई करिए कि इनको कवर कर लीजिए, अगर यहाँ से नहीं कवर करें तो खुद से कवर कर लीजिए। मतलब मोस्टली कवर होना चाहिए आपका, जब कवर कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये सदन अगर बुक में डायरेक्ट भी दिया हुआ है तो आपको वहाँ दिमाग में ये ना काम करे कि सदन हेमिस्फीयर था कि नदन था या 6 था या 7 होगा यहाँ पे। तो इसीलिए आप ऐसे कवर करिए एमसीक्यू के थ्रू, तो आपको पोटेंशियल या फिर जो पॉसिबल मेथड ऑफ ट्विकिंग होगा क्वेश्चंस का वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। सो विद दिस ये लेक्चर हम एंड करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।